1965 से लगातार उत्तरोत्तर स्तरीय लेखन के लिए सुविख्यात गोविंद मिश्र इसका श्रेय अपने खुलेपन को देते हैं। समकालीन कथा साहित्य में उनकी अपनी एक अलग पहचान है, एक ऐसी उपस्थिति जो एक संपूर्ण साहित्यकार का बोध कराती है, जिसकी वरीयताओं में लेखन सर्वोपरि है, जिसकी चिंताएं समाज से उठकर पृथ्वी पर मनुष्य के रहने के संदर्भ तक जाती हैं और जिसका लेखन फलक लाल पीली जमीन की खुरदुरे यथार्थ तुम्हारी रोशनी में कोमलता और काव्यात्मकता धीरे समेत समीरे की भारतीय परंपरा की खोज हुजूर दरबार और 5 आंगनों वाला घर के इतिहास और अतीत के संदर्भ में आज के प्रश्नों की पड़ताल में एक साथ समय गोविंद मिश्र जी की प्रकाशित रचनाएं हैं, उपन्यास है, मैं अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीर समीरे, 5 आंगनों वाला घर, पूरी इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, अरण्य तल, कहानी संग्रह, 10 से ऊपर, अंतिम परत, पगला बाबा, आसमान जिसका नीला, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो और नए सिरे से। संपूर्ण कहानियां निर्झरनी नाम से 2 खंड में है। यात्रा रखते हैं धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार, शाम डूबती जड़ें, परतों के बीच और यात्रा है। निबंध, साहित्य का संदर्भ, कथा भूमि, संवाद, अनायास, समय और सर्जना, साहित्य, साहित्यकार और प्रेम। एक कविता संग्रह गोविंद जी का है, वो प्रकृति माँ। बाल साहित्य में भी काम है, मास्टर मंसूर राम, कवि के घर में चोर, कानून का जानवर और संपूर्ण यात्रा रंगों की गंध 2 खंडों में प्रकाशित है और चुनी हुई रचनाएं 3 खंड में प्रकाशित है। अनेक प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपन्यास, तुम्हारी रोशनी में, धीर समीरे और 5 आंगनों वाला घर प्रकाशित, अंग्रेजी में 5 आंगनों वाला घर पेंगुइन से और कोहरे में कैद रंग साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। कई पुरस्कार सम्मानों में 5 आंगनों वाला घर के लिए 1998 का व्यास सम्मान, कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत की उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आदरणीय गोविंद मिश्र जी से बात करेंगे। उर्मिला सतीश, हम सब जानते हैं उर्मिला सतीश जी हमारे समय की महत्वपूर्ण कथाकार हैं। उनके कई कहानी संग्रह और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इसी वर्ष उनके 2 उपन्यास चांद गवाह और खैरियत हुजूर प्रकाशित है और अच्छे खासे चर्चित उपन्यास हैं उनके दोनों। और उर्मिला जी उन सब लेखन के साथ साथ स्पंदन संस्था जिस ढंग से वो संचालित करते हैं और एक साहित्य और सामाजिक सरोकारों को जोड़ते हुए साहित्यिक संवाद करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य उनका पिछले कई वर्षों से भोपाल में अनवरत रूप से जारी है। कि जब भी कभी शहर में ऐसा होता है कि संवाद की कमी खलने लगती है तो स्पंदन संस्था उस कमी को पूरा करती है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से सरोकारों के साथ सार्थक रूप से स्पंदन संस्था का संचालन कर रही है। जितना अच्छा वो दिखती हैं, लेखक हैं, उतनी अच्छी वो आयोजक भी हैं। और तीसरे हमारे जो युवा मित्र हैं निरंजन लांगी, वो युवा पाठक हैं और साहित्य के अभ्यर्थी हैं और इससे भी अच्छी खुशी की बात है कि वो गंजवासुदारी और मैं भी गंजवासुदारी हूँ और बहुत ज्यादा पाठक है, बड़ा प्यारा बच्चा है। तो मैं ये मंच उर्मिला जी को सौंपती हूँ कि वो गोविंद मिश्र जी से और निरंजन को सौंपती हूँ कि गोविंद मिश्र जी से बातचीत करें। धन्यवाद निदेश, गोविंद मिश्र जी का विस्तार से परिचय देने के लिए। तो सबसे पहले मैं निरंजन को ही आमंत्रित करती हूँ कि एक बहुत ही जिज्ञासु पाठक है और गोविंद जी का काफी कुछ साहित्य उन्होंने पढ़ा है, तो अपने सवाल आप गोविंद जी से पूछें कि क्या पूछना चाहते हैं और आप हम लोगों की स्वतंत्रता में थोड़ी सी दखल अंदाजी ना करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बिल्कुल भाषण बिल्कुल नहीं होगा। बहुत धन्यवाद माताजी मैम, आप सभी को नमस्कार। देश के बड़े बड़े लेखकों के बीच और मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, एक पाठक के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पहला उपन्यास है वह है अपना चेहरा, वो आपने काफी कुछ तैयारी के साथ लिखा था पहले उपन्यास के साथ, लेकिन आपका जो दूसरा उपन्यास है उतरती हुई धूप, उसमें मुझे कुछ तैयारी नहीं थी। ऐसा लगता है कि लेखक ने बहुत जल्दबाजी में लिखा है, लेखक उसे और ज्यादा अच्छा बना सकता था। दूसरा ब्यूरोक्रेसी में प्रवेश, तो दोनों की छाया बहुत जबरदस्त थी।
लेकिन जो तैयारी वाली बात कहते हैं कि तैयारी आती नहीं थी, ये है कि तुम्हें लगा होगा कि विद्रोह वगैरह जो की भूमिका लिखी है वो थोड़ा सा गोविंद मिश्र की आरोपित मुद्रा दिखाई देती है, जबकि उतरती धूप में सिर्फ उभार, तो उससे फर्क बहुत पड़ता नहीं है। लेकिन उसकी तैयारी नहीं है। तैयारी जैसे आज के उपन्यासों में 4-4 साल लिया, 5-5 साल का गैप बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन 13 साल की उम्र से आपने अपना लेखन शुरू किया था। वह अपना चेहरा से लेकर हवा में चराग तक की आपकी जो रचनात्मक यात्रा है, आप आज अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? इस पूरी रचनात्मक यात्रा में कहाँ खड़ा पाते हैं, कहाँ देखते? खड़ा नहीं, बैठा पाता हूँ यहाँ, कहीं खड़ा नहीं हूँ, बैठा हुआ हूँ जहाँ आप लोग बुलाते हैं। हम लोग को मूर्ति बना लिया जाता है, आपके बदल जाओ। देखिए, ये जो लिखने का सिलसिला है, इसमें एक चीज हम लोगों को साफ कर लेना चाहिए। वो ये है कि हर लेखक अपने तरीके और जो वो साहित्य के बारे में सोचता है उसके लिए लिखता है और स्वतंत्र है। जैसे कोई कहेगा मैं विषय किसानों पर और ज्यादा गंभीरता से लिखूंगा तो कोई सुन लेगा, विषय बना कर। कोई कहेगा कि मैं प्रयोग करूंगा, ऐसे प्रयोग करूंगा जिसको बहुत मौलिक कहा जा सके, भले ही वो विदेश की नकल हो। कोई कहेगा कि मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखूंगा, तो वो कोई गुलाब बेगम ले आएगा, तो हमारे ये अलग अलग। मेरा नजरिया ये है कि मैं साहित्य में रस बहुत जरूरी समझता हूँ। वो साहित्य क्या है जिसको 10 लोगों को एक्सप्लेन करता है। साहित्य वो है जो जिसको लेखक को भी नहीं बोलना पड़े कि भाई मैं इसमें ये कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था। अभी उससे बोलना पूरी रचना नहीं, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे लिए ये ना। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि एक तो रस आए उसमें, जो पाठक और आप लोगों से छूना क्या ढूंढते हैं साहित्य में, एक पाठक, एक आलोचक क्या चाहते हैं आप साहित्य में, अब भी बताइए। मेरे बताने वाले क्या है, मैं तो उसमें रस होना चाहिए, मतलब बोले संवेदनात्मक रूप से पाठक, एक तो ये। और दूसरा ये है कि उसमें कोई इस तरह की डायरेक्ट मैसेज ना हो जो सब लोग जानते हैं, कुछ तो विलक्षणता हो, कुछ अगर प्रेम भी है तो प्रेम का भी कोई नया रूप हो, कुछ नया एंगल हो। जैसे हमारे एक आलोचक नहीं है, हैदराबाद के सेंट्रल इंस्पेक्टर सुभाष, उन्होंने फूल पौधों पर लिए लिखा था कि गोविंद मिश्र ने इसमें कथा रस की जगह बौद्धिक रस स्थापित कर दिया है। तो उसमें क्या था कि बुद्धि के भी जो आलोड़न विलोड़न होते हैं उसमें भी एक रस आता है। तो ये अलग अलग चीज है। और जहाँ जब आता है लिखते जाना है, और उसके बाद ये भी मुझे एहसास है कि आने वाले समय में सब ढेर लग जाएगा, और ढेर में हमारा लिखना भी इधर उधर चला जाएगा। तो अगर कोई अच्छी चीजें काल है तो वो उस ढेर में से निकाल ली जाएगी, वरना के ढेर में से कर देगा। तुम बताओ, उनको कोई दर्शन दिखाई दिया? आपने अभी जो बात कही प्रेम की आपके वो उपन्यासों में नए रूप में प्रेम अगर आता है तो नए रूप में भी आना चाहिए।
मैंने आपके 14 उपन्यासों में से 7 उपन्यास पढ़े हुए हैं और आगे पढ़ रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आपके उपन्यासों में प्रेम के लिए एक बाईपास रास्ता है। आप उपन्यास चाहे राजनीति पर लिख रहे हो या फिर सामाजिक में से 5 आमों वाला घर लिख रहे हो या फिर खिलाफत लिख रहे हो या फिर हुजूर दरबार लिख रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं से प्रेम मचाता है, ऐसा नहीं। देखो भाई, प्रेम तो एक ऐसी चीज है जो जीवन भर रहता है, व्यक्ति के अंदर रहता है। और लेखक जब मैं संवेदना का आग्रही होता हूँ तो मेरा आशय ये होता है कि वो प्रेम जो है वो किसी न किसी रूप में रहे, इसलिए कि अगर प्रेम नहीं है तो जो परिवेश जीवन का मैं चित्रित कर रहा हूँ, भले तुम कह रहे हो खिलाफत कोई भी नहीं या दरबार, तो जीवन कोई भी देखे, अगर उपन्यास में पूरा एक कालखंड या एक भूगोल का हिस्सा लिया जा रहा है तो उसमें प्रेम तो होगा ही होगा। प्रेम ही एक ऐसी परमानेंट चीज है जो जिसके बिना जीवन अधूरा है, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। आप बताइए, लड़के को और माँ को क्या जोड़ता है? प्रेम। तुमको हमको क्या जोड़ रहा है? प्रेम। कहाँ आप इसको वो कर सकते हो? तो राजनीति वाली जो चीजें हैं उसमें भी अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य दिखाया तो थोड़ा सा जीवन की गर्माहट और आज महसूस कराने के लिए प्रेम लेखक लाया, मुझे अभी नहीं मालूम, हो सकता है कुछ संदर्भों में लेखक जानबूझ के लाता हो, मैं भी लाया हूँ, लेकिन कहीं कहीं प्राकृतिक भी हो सकता है। तय कर रहे हैं कि है ना, सब कुछ आप ही तय कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जैसा आप खुद ही कहते हैं और ज्यादातर उपन्यास और अच्छा, तो जैसा आप खुद ही कहते हैं और ज्यादातर उपन्यासों में, कहानियों में आप आत्मकथात्मक लेखन ज्यादा आपका है। मैंने सुना है कि अब आप आत्मकथा लिख चुके हैं, प्रकाशन के लिए भी है। जब हाँ मालूम है, तो तभी तो पूछ रहे हो कि जब पूरा ही लेखन लगभग आत्मकथात्मक है तो उस आत्मकथा में अब नया क्या आने वाला है? बहुत आत्मकथा आने के पहले मैंने एक लेख लिखा था, समकालीन साहित्य किताब पढ़ी पत्रिका कि आत्मकथा तो नहीं लिखूंगा, और इसी वजह से मुझे कह रहे हैं कि सारा ही नहीं कर सकते भाई। तो इस वाले आत्मकथा जिसका प्रूफ अभी अशोक को मैंने दिया है, इसका अगले महीने आ जाएगी, धारा के विपरीत नाम है। ये शीर्षक मेरा दिया हुआ नहीं है, विश्वकांत शास्त्री का वो, और हम अड्डे जी का शिविर था या नगर में, तो जाते थे नर्मदा स्नान करने से बनते, और वो जहाँ बांध है वहां से छूटता पानी कम रहता था, बैठ के पानी एकदम ऋषि लगते थे, ऋषि थे ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि बंधु ये बताइए कि साहित्य संसार में भांति भांति के जैव जंतु हैं, लेकिन दो मुख्य प्राणी पाए जाते हैं, एक तो प्रोफेसरान और एक अफसरान। तो इन दोनों में आप किसको श्रेय देते हैं? एक के प्रतिनिधि आप हैं, विश्वकांत शास्त्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, तो एक कमल। तो सोचते रहे थे, बोले कि नहीं, आप लोगों को क्रेडिट ज्यादा है क्योंकि आप धारा के विपरीत कहते।
सारी दुनिया में महत्व मिला हुआ है, तो महत्व से अमहत्व वाले एरिया में आना। और प्रोफेसरान को ये है कि वो सिर्फ उससे संतुष्ट नहीं होते, वहाँ बहुत उनको महत्व नहीं मिलता है, तो वो अपनी एक अलग पहचान करते, तो वो धारा वो उसमें मैंने भूमिका में ये भी प्रश्न उठाया कि वह सब तो लिख चुके पात्र जो आपके जीवन में आए, जो घटनाएं हुई, वो क्या, तो क्या क्यों जरूरी है? पहले तो ये कि पहले तुम कह चुके हो कि नहीं लिखूंगा, तो आप उसको दबा जाओ, दक्षिण अवली में मत दो, और समकालीन साहित्य किताबघर में था वो, तो दबाया नहीं जा सकता। लेकिन मैंने कहा भाई क्यों नहीं, लेखक एक वक्त एक चीज कहे और फिर अपने खुद को काटते कि हाँ तब मेरा मन था कि नहीं लिखूंगा, अब है तो वो स्वीकार किया। तो अब उसमें ये सवाल आया कि मैं दोहराव से बचता तो चाहता हूँ, और इसमें कुछ डायरेक्ट दोहराव आएगा, वही बात वही घटना। तो मैंने अपने ये दो पैरामीटर्स बनाए, एक ये कि मूल बात जो वाकई छूट गए या उनका कहीं छूट गया, उनको जरूर पकड़ूंगा इसमें, और जहाँ जिन पर जब जिक्र आए कि ये थे तो उन पर आप लिख चुके हो, तो वहाँ ब्रैकेट में उस किताब का रेफरेंस भर देके कि आप आगे बढ़ जाओ। जैसे मेरे छोटे बेटे की मृत्यु वाला प्रसंग वर्णांजलि बड़ी प्रसिद्ध कहानी हुई, तो वो जब जिक्र आया तो मैंने कहा इस प्रसंग पर आगे नहीं वर्णांजलि पढ़ ली। या जब इसका जिक्र आया कि भाई हमको मतलब हमारे प्रेम वाली जो मशहूर किताब हुई, मेरे हिसाब से सबसे प्रिय तुम्हारी रोशनी, तो उसका जिक्र आया, तो सुवर्णा का जैसे ही जिक्र आया तो मैंने कहा इसके डिटेल्स सारे आप इस उपन्यास में पढ़े जा सकते, उस पर बात नहीं। दृष्टि जो बनाई मैंने वो ये कि वो समय जब जो मैं तब जी रहा था और ये समय, इसका फर्क करो। तो मेरी आत्मकथा एक कहानी भर हो जाए, जैसे उपन्यास में कथा की भूमिका इतनी नहीं होती, थोड़ी रहती है लेकिन जरूरी होती है धारा बनाने के लिए, तो वो तो रहे, लेकिन असली में आप रेखांकित करते चलिए वो समय और ये समय। जैसे मैं जब अपने पुराने टीचर्स को याद करता हूँ तो फौरन आज के टीचर्स को भी टिप्पणी मारता हूँ, या पहले यूनिवर्सिटी वगैरह कैसे होती थी, हॉस्टल कैसे होते थे, तो आज कैसे होते हैं। तो ये वो समय और ये समय, इसको ये मेरी कह सकते हैं आत्मकथा लिखने की प्रेरणा बने। बहुत अच्छा बोले। आपने अभी जो दोहराव की बात की और मैंने यही बताया चीजों में दोहराव होता है, आपने आत्मकथात्मक अपना साहित्य लिखा, फिर आत्मकथा भी लिखी। मैंने आपका दूसरा उपन्यास पढ़ा उतरती हुई धूप, और उसके बाद मैंने आपका उपन्यास पढ़ा कोहरे में कैद रंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि उतरती हुई धूप के कुछ दृश्य कोहरे में कैद रंग में आए हैं, तो ऐसा सच है क्या? और अगर ये दृश्य आए हैं, ये सच है, तो क्या लेखक जब पहले उपन्यास के बाद दूसरा उपन्यास लिखता है उसमें दृश्यों का दोहराव होता है, तो मतलब उसे ऐसा नहीं लगता कि हम पाठक के सामने फिर से वही चीज रख रहे हैं? देखो भाई, कुछ बात और कुछ घटनाएं भूत होते, वो भूतों की तरह आपका जीवन भर में पीछा छोड़ते। जैसे मेरी पहली प्रेमिका, अब कभी कभी तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि प्रेम तुम्हारी उम्र हो सकता है, उसकी बात नहीं, जब तरोताजा है आप। एक लाइन याद आती कि
कविता की है, अंग्रेजी के कविता शायद बर्न्स, रॉबर्ट बर्न्स। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू रियलाइज, उस डॉन में जो सुबह हो रही थी जीवन की, उसमें जीना ही एक बड़ी चीज, ब्लिस। बट यंग वॉज वेरी हैवी, लेकिन जवान होना तो अब वो तो रहेंगे और उसका आगे किसी को भी देख लो, अगर उसका जीवन जानते हो आप तो वो बार बार आएंगे। अब उनको किस रूप में लेंगे, उदाहरण यही लो, तुमने जिनका नाम लिया तुम तो बड़े गहरे से पढ़ रहे हो ना, तो उतरती हुई धूप की नायिका इसमें क्यों आई? वो इसलिए आई कि जब उस वक्त मैंने जो लिख लिया उससे जब दूर हटा थोड़ा तो मुझे लगा ये बड़ा निगेटिव उपन्यास है और मैंने प्रेमिका के अच्छे पक्ष देखे बहुत था, तो मुझे वो निगेटिव उपन्यास लगा। इसमें पहले में कह रहा सरस्वती जो है वो है उसी का रूप, लेकिन उससे सकारात्मक पक्ष जरा गौर करो, सारे सकारात्मक पक्ष। दूसरा जो रेवा है उसको मैंने सरस्वती का एक्सटेंशन बताया कि अगर सरस्वती आज होती तो कैसी होती। वो चूंकि उस समय की प्रोडक्ट तो से थोड़ा दम, जैसे कि लेखक जो मुख्य पात्र है उसका और रहता वो भी बाद में इस्तेमाल करता है अपने भी शब्द डर का, है ना। तो उस वक्त बहुत दबे दबे रहते थे हम लोगों के वक्त में, छोटे में लड़की को छूना तो बहुत ही मुश्किल चीज होती थी, लेकिन देख बस दूर से छिप छिप के देख। अब आज ये छोड़ो, वेस्ट में तो अब ये है कि मानते चलते हैं कि कोई रिलेशनशिप जिंदगी भर नहीं चलती, 4 साल है अब देखिए बैक रिलेशनशिप ओवर, नाउ आई प्रोसीड इन विद माय न्यू रिलेशनशिप। अब ये तुम लोग भी यही जी रहे हो आजकल। तो ये जो सवाल है इसी भर में क्या शायद मोटापे को केंद्र में रखते जो शाम की झिलमिल उपन्यास है उसमें भी ये महिला मौजूद है, उससे मैं कभी छुट्टी नहीं पा सकता। आगे भी शायद जो लिखा जाएगा उसमें वो, लेकिन वो एक दूसरे रूप में आ जाती है कि जो नारी का सत्व रूप है उस रूप में आप उन पात्रों में उसकी चीजें रखते। तो आप कह सकते हैं कि शुरू में चूंकि हमको चोट लगी, तुम कहर थे, बला थे, जो कुछ भी थे, काश मेरे लिए ये होते, मेरी किस्मत में गम गए ना था, दिल की यारत के लिए होते। एक इस लाइन पर लटक के मैंने अपना वो समय काटा था जब हम लोग अलग हुए। बहरहाल तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है। अब ये दूसरे पात्र भी हो गए जो भूत रहते हैं तो वो आते हैं बार बार, वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो वाले पात्र का। प्रेम की बात आ ही गई है जो मैं पूछने वाली थी, और फिर प्रेम पर बात होगी तो लंबी जाएगी, दूर तलक जाएगी। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि एक साहित्यकार की भूमिका समाज के लिए, देश के लिए आप किस रूप में देखते हैं? जैसे मैं जब आपसे बात होती है तो प्रकृति को लेकर आजकल जो विनाश चल रहा है, मूल्यों को लेकर जिस तरह का पतन चल रहा है, या मानवीय संबंधों को लेकर जिस तरह से बदलाव आया है, और संवेदनशीलता को लेकर जिस तरह से हमारा मानस बदला है, उस रूप में आप साहित्य और साहित्यकार की भूमिका को कैसे देखते हैं कि वो समाज में किस तरह से चीजों को लाए? देखिए, भूमिका कोई नहीं,
हम ही लोग अपने को फुलाए रखते हैं। पूछता कौन है आपको? पृथ्वी न पृथ्वी के सोरवा कोई पूछता नहीं। यहाँ हम बैठे हैं इसीलिए कि हमको हमारा साहित्य का समाज ही पूछता है। कितने कम लोग बैठे हैं, उनके बीच में। अब आप कहेंगे आप घर में कैसे रहते हैं? परिवार, अरे परिवार में हम जुड़े हुए हैं, इन लोगों से हम जुड़े हुए हैं। अब हम उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां वर्ल्ड ओवर, भारत भर की बात नहीं, साहित्य कुछ विशिष्ट और कुछ खास किस्म के लोगों की चीज रह गए। उसका समाज से कोई, समाज की चीजें वो लेगा, लिखेगा, उसके बिना नहीं रहेगा, लेकिन उसका असर समाज पर नहीं होगा, क्योंकि वहां सब मूर्ख। आज आपके देश में, हर देश में देखिए, आधे पागल और आधे मूर्ख शासक बने हुए हैं। कोई देश नहीं कि वो जेल पे जाएगा, आजीवन हो गए हैं। वो बोलते बेवजह वहां पर मारे जा रहा है लोग। कहीं देखिए आपका न्याय वो उन्हें कोई दिलचस्पी। आपके देश में भी साहित्य को खत्म किया जा रहा है। वो तो साहित्य है ना, कुछ है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, नहीं मिटेगी, क्योंकि हम जैसे सिरफिरे और जैसे सिरफिरे पाठक हमेशा रहेंगे। तो उसी में लोगों की चीज है। अब आप कहेंगे तो फिर क्यों लिखो? तो लिखो यो कि अभी जैसे ये लड़का जिक्र हुआ आपका, यहाँ पहली किताब इसी जगह पर सृजन यात्रा तुमने निकाली थी, गोविंद सृजन यात्रा। उसके बाद तो ठीक है, आकलन गोविंद, उपन्यास का गोविंद, ऐसी कई किताबें लिखी। बात यह हुई कि ये पूछने लगा कि माइकल लोबो, तो मुझे याद आया कि माइकल लोबो तो मैंने जॉन लोबो पर लिखी थी, जो नागपुर के एडवोकेट थे, अल्कोहलिक थे, उनके साथ शराब बैठे मैंने पी और उनको जाना। तो उसका एक पत्र था। जब मैंने उस पर कहानी लिखी, सिर्फ नाम बदला, सिर्फ नाम पर मेरी बहुत कम कहानियां हैं। वो जॉन लोगो था या माइकल लोगो का, लेकिन है वो हूबहू उसकी ही कहानी। तो मुझे घबराहट हुई कि भाई खराब लगेगा इसको, तो मैंने लिख के उसको भेजी कहानी कि भाई तुम देखो, मैं छपा रहा। तो उसका पत्र आया कि ये एक लेखक का ही करिश्मा हो सकता है कि एक अदना से, मुझ जैसे अल्कोहलिक आदमी को स्वीकार किया, लिखे अल्कोहलिक आदमी को कोई इतना ऊंचा उठा दे कि वो ईश्वर के करीब हो जाए। उसने, उस पात्र ने, जॉन लोगों ने, और जो कहानी अभी ये किया था कि उसने अपनी एक चीज से उसके जीवन में परिवर्तन आया। पहले पत्नी ने भी तिरस्कार कर दिया, कुछ लोग आके सीढ़ी में छोड़ जाते थे 2 बजे रात को, तो कहती थी पत्नी, भाई साहब इनको आप क्यों उठा लाए, ये साउथ में खड़े रहते, इनकी जगह वही है। तो उसकी बच्ची थी 12-13 साल, उनकी जगह वो उठाने में उसकी करके आए। फिर एक दिन उस बच्ची ने कहा, पापा मैं आपको कब तक उठाती रहूं? बस इस एक वाक्य ने उसके अंदर परिवर्तन किया। और फिर उसने अपनी तो छोड़ी ही शराब, फिर ये कि जितने अल्कोहलिक हैं उनकी शराब जब तक मैं छुड़वा ना दूं तो तब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा।
और इसके लिए थोड़ी सी जो जिसका लोगों ने आलोचना भी इस किताब की थी, गोविंद मिश्र तो हर जगह आध्यात्मिकता ले आते हैं, वह है कि जब वो छोड़ दी शराब तो वकालत शुरू कर दी जो वो पहले थे। तो उनका कमेंट था कि जीवन में 7 साल सोया। तो एक महिला आई, वो आई ऐसे ही अपनी आदिवासी टाइप की, तो बोली कुछ नहीं, बैठी गई और पीठ अपनी खोल दी, पीठ में उसके खूब निशान, और उधर से बोलने लगी, ये पीछे से सुन रहा है, उसको एड्रेस नहीं कर, मेरा पति रोज पी के आता है, मुझे मारता है, ये है वो, एक रस आवाज, मशीनी आवाज, कोई उतार चढ़ाव। तो इसमें डांट लगा दी कि जब आप लोगों को कहा जाए कि इसको पति को छोड़ दो, तलाक ले लो, मैं दिलवाता हूँ तलाक, तब आप लोग मानेंगे भी, तब नहीं, हमें इसी के साथ रहना है, हम इसको सुधारेंगे, सड़क चाहिए मैं कुछ नहीं करता, बता दी। अब वो उसको लगा कि बाद में ये तो वाकई यीशु मसीह थे जो बताओ लेके आए थे दिखाने। तो जब तक वो उस महिला तो आई नहीं, जब तक उस महिला के घाव नहीं हो जाते तो मेरा ये अभियान सही है। तो वो चर्च में जाके जितने अल्कोहलिक थे उनको ऐसे ही छोटी गैदरिंग में इकट्ठा करता था और बोलता था, और उसका यही बार बार रहता था कि तुम ये चिंता छोड़ो कि तुम शराब क्यों नहीं छोड़ रहे, चिंता ये करो कि तुम ईश्वर से दूर कैसे हो गए हो कि तुम्हें शराब में जाना पड़ा। मैं अपनी जिंदगी के, तुम मेरे बराबर क्या शराब पियोगे, मैं तो शराब पीकर 7 साल जीवन को सोता ही रहा। ये उसमें दर्द में आया है। तो क्या बात है? हाँ, तो अब समाज, अब देखिए इसका रोल, इस कहानी की चूंकि बात ज्यादा हुई तो इसका रोल समाज में क्या हो सकता है? इसका रोल ये होगा कि जो कोई व्यक्ति इतना गिर जाए कि उसके जीवन के 7 साल चले गए, उसे पता ही, वो पश्चाताप, ग्लानि और दुनिया भर में अपने को डुबोने के बजाय डिप्रेशन में, अगर वो जोड़ दे लोगों में अपने को, तो फिर एक वर्ग का जो खासा बड़ा वर्ग है, जो आज भी है और शायद हमेशा रहेगा, जो शराब तो हमेशा चाहिए, तो मेरा मानना ऐसा है कि लेखक जो है वो अंततः अपनी, मैंने कई जगह कहा है कि साहित्य में मेरा मुझे चिंता नहीं, साहित्य में मेरा योगदान है कुछ या रहा है या होगा, हो ना, साहित्य का मेरे जीवन में योगदान बहुत रहा। मैं एक भ्रष्ट अफसर हो सकता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मुझ पर इतने बड़े दुख आए कि मैं आत्महत्या कर सकता था या बिल्कुल गया गुजरा हो जाएगा। साहित्य ने ये सिखाया कि तुम्हारे दुख से भी बड़ा, मैं आत्मकथा में एक चैप्टर है, अपना दुख या दूसरों का दुख, किसी का भी दुख इतना बड़ा नहीं होता कि जिससे और बड़ा दुख दूसरे का न दिख जाए। ये साहित्य ने सिखाया लिखते हैं। तो अपने ढंग से प्रयास, मतलब इस तरह नहीं कि हमें समाज को बदल देना है या अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं होने वाला समाज जिसे हम समझते हैं, कहीं अच्छा नहीं। हमारे वक्त तो पूरी आत्मकथा में यही है कि जो मेरा समय था, हमारे समय में नौकरी जो हाथ में रखी हुई थी, आज उसके समय में तो बेचारा भटकेगा। तो लेकिन ये है कि हम समय बिगड़ता जाए, समय को आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन साहित्य में हम वो चीजें छोड़ते हैं जो दूसरी पीढ़ी को जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी। आज भी आखिर तुलसीदास के वक्त से कैसे चली आई चीज, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म की कैसी अच्छी बात है कि दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा अधर्म नहीं और दूसरे की मदद करने से अच्छा कोई धर्म नहीं। तो ये सिलसिला चलेगा। हाँ, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें ताकत परिवर्तन में इतनी होती है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिल जाती है, तो उसी के बल पर समाज टिका रहता है, एकदम गया गुजरा नहीं हो जाता। तो मुझे ना तो ये चिंता सालती है कि मेरे पाठक नहीं है या पाठक नहीं है, आगे से मुझे पाठक नहीं हो ना हो, तो पाठक की बात थी तो वो तुम्हारी किताब में मिली। वो पाठक के पत्र लिखना खत्म हो, अब तो मोबाइल, व्हाट्सएप और मोबाइल में भी लोग अब बात नहीं करते, मैसेजिंग। हमारा लड़का और हमारी लड़की दोनों बम्बई में, तो मैंने उनको डांट लगाई कि तुम लोग एक दूसरे की आवाज तो सुना दो, मैसेज आ जाती, मैसेज दे दी। तो वो पत्र मैंने निकलवा लिया, जिससे मंगाए फोटो कॉपी लिया था, और वो उसी किताब में। तो अब आकलन गोविंदेश्वर जो रामजी तिवारी का नया संस्करण आ रहा है, उसमें मैं पाठक के पत्र में परिशिष्ट में जो भेज रहे हैं कि भाई इतने अच्छे पत्र, ऐसी संवेदनात्मकता अब हमको कोई नहीं मिलता। अब तो सब वो फेसबुक और वो सब। आपने कहा था कि जल्दी खत्म करना, ना नहीं, बस एक आखिरी सवाल, नहीं एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ, सुनिए तो, वो इशारा आ गया है, संकेत आ गया है। अरे सुनिए तो, बैठिए तो ये नए बच्चे भी आपको सुनने आए हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके अपने जो समकालीन साहित्यकार थे या आपके पूर्वज सीनियर साहित्यकार थे, उनके साथ आपके कैसे संबंध थे, उनका आपके ऊपर क्या असर पड़ा, ये जरूर बताइए, क्योंकि आजकल ये शिकायत रहती है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों को पूछती नहीं है, सम्मान नहीं देती है। ये बड़ा एकेडमिक सवाल है। अब इसका जवाब तो मैं शुरू में दे चुका कि हर लेखक अपने अपने ढंग से लिखता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जबरदस्ती के लेखक होते हैं जिनको अशोक भाई छापते होंगे कि भाई, लेकिन मैंने इनके उद्घाटन उसमें भी कहा कि तो स्तर बनाएगा। शीला संदूक जब रखती थी राजकमल, अब ठीक है वो समय भी थोड़ा सा बदला है, तो वो बड़ी स्ट्रिक्ट रहती थी इस सब मामले में। बहरहाल, तो उसमें साहित्य का किताब वाणी प्रकाशन से छपी है, उसमें सब जितने भी साहित्यकारों से मेरे संबंध बड़े आत्मीय और अच्छे रहे। और प्रभाव का जहाँ तक सवाल है, तो तुम्हारे इंटरव्यू में मैंने कहा है कि अपने ऊपर सबसे अच्छा प्रभाव मैं खुद हूँ। अपने को फुर्सत अपने से नहीं मिली तो क्या, निर्मल वर्मा जी के साथ उनके वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया में हम लोग जब उनके शादी को पहले वहाँ बैठते थे, कितने वर्ष, वो तो मैं कई लेखकों पर ये प्रभाव पड़ता है कि निर्मल वर्मा ऐसा छा जाते हैं कि लोग उनकी तरह लिखने की कोशिश करते हैं। शुरू में प्रियंवर इस तरह, लेकिन मुझे जो था ना, मैंने वो कोशिश क्यों नहीं की कि मेरे लिए जो दुख होता है, कोई भी रचना शुरुआत कहानी हो या हो, कहीं तकलीफ या दुख का कोई कोण देखा,
तो वो शुरुआत करा और उसमें जैसे मैं उस दुख में डूब रहा हूँ और उसमें उतरा रहा हूँ जिस तीव्रता से, वैसे मैं चाहता हूँ कि पाठक करें। तो उसके लिए मैं उसमें कोई अतिरिक्त कोशिश, जैसे ये कह रहा है तैयारी इतनी भर होती है कि जैसे मैंने कहा उसमें क्रम बने और एक्सप्लेन ना किसी को करना पड़े। ये रचनाओं की बहुत कमजोरी होती है कि जिसे लोग बताएं कि भाई ये है इस रचना में, ये है उसमें, उस रचना में उतना ही है जितना वो बोलती है और हर पाठक के लिए उतना ही। अब मेरा ख्याल है ये इशारा दे रही है तो अब है? हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आपने लगभग सभी सवालों के जवाब दिए। हालांकि बीच बीच में हम लोगों को टोकते रहे, लेकिन धन्यवाद निरंजन, बहुत अच्छे सवाल आपने एक पाठक के नाते। तो अब मैं नीलेश को आमंत्रित करती हूँ कि ये यहाँ पर इसका समापन किया जाए। धन्यवाद। नीलेश को बुलाया।